गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। कल हमने पढ़ा था सेल के बारे में कि सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा था हम लोगों ने, और जो सेल के नंबर के बेसिस पे जैसे सेल को डिवाइड कर रखा है, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, इनके बारे में पढ़ा था। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा था, सेल का थोड़ा सा स्ट्रक्चर पढ़ा था। अब आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, और जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं साइटोप्लाज्म में उनके बारे में थोड़ा सा अब ऊपर की जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। आइए बेटा, सबसे पहले है न्यूक्लियस। जैसे कि आपको पता है कि न्यूक्लियस इज द हेडक्वार्टर ऑफ द सेल। हेडक्वार्टर क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसके अंदर होते हैं बेटा क्रोमोसोम दैट आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स which consist of DNA, and DNA you know that very well that DNA is responsible for the inheritance of character from parental generation to another generation, another not offspring generation. Okay, so this is your nucleus. ये आपका न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस भी एक मेम्ब्रेन से कवर रहता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस न्यूक्लियस के अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम में होते हैं हमारे डीएनए फुल फॉर्म भी लिख देती हूँ मैं, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड और जीन। अब देखिए बेटा, जीन और क्रोमोसोम में क्या फर्क है? क्रोमोसोम आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। क्रोमोसोम आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। आप इनको राइट डाउन करते रहिएगा। और जीन क्या है? फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। जैसे कि मान लीजिए ये है आपका क्रोमोसोम, ठीक है, ये आपका क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम में ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट आपके हाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ये वाला पार्ट है जो कि आपके कलर कॉम्प्लेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ये वाला पार्ट है जो आपके आईज के कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, या फिर मैं कह सकती हूँ हेयर्स के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो देखिए, जीन को हम कहते हैं कि डीएनए का सेगमेंट, जो डीएनए का फंक्शनल सेगमेंट है उसको हम कहते हैं जीन। मतलब सेगमेंट का मतलब क्या हो गया? एक तरह से एक पार्ट, डीएनए का एक पार्ट होता है जीन, जो कि किसी ना किसी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, आप इसको एक बार राइट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बता दूंगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, कल हमने बात करी थी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में। प्रोकैरियोटिक में क्या था? प्रिमिटिव। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है प्रिमिटिव और सेल। उसमें क्या होता है, आपका जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप्ड नहीं होता। अब कैसे आप कह सकते हो कि वेल डेवलप्ड नहीं है बेटा? उसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस की जो आउटर लेयर होती है, जिसको मैंने अभी नाम बताया आपको, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये पूरी तरह से एब्सेंट होती है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस आपका वेल डेवलप्ड नहीं होता प्रोकैरियोटिक सेल में। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होने के कारण यूकैरियोटिक सेल्स में उनका न्यूक्लियस कैसा होता है? वेल डेवलप्ड होता है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया हो। अब आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस को हम सेठ जी बोलते हैं। न्यूक्लियस इज लाइक ए सेठ जी। और आपको पता है सेठ जी जो होता है खुद काम ना करके अपने वर्कर्स को काम करवाता है, लेबर्स को काम करवाता है। तो जो सेल ऑर्गेनेल्स थे बेटा, मैंने उनका आपको नाम बताया था कि वो लेबर्स होते हैं, वो काम करते हैं। अब करवाता कौन है उनको? न्यूक्लियस करवाता है। ठीक है, अब हम एक एक न्यूक्लियस के बारे में, मतलब एक एक सेल ऑर्गेनेल के बारे में बात करेंगे।
कि कौन सा सेल ऑर्गेन, कौन सा लेवल आपका क्या काम करता है। सबसे पहले है आपका ER, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए स्टूडेंट्स, ER का फंक्शन होता है चीजों को ट्रांसफर करना। ये होता है आपका डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, दिस इज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। और ये नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन भी इसको कहते हैं हम। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन। ये जैसे कि ये आपका सेल है और ये आपका न्यूक्लियस है। ये ER इस तरीके से जिगजैग तरीके से आपके प्रेजेंट होता है अप टू सेल मेम्ब्रेन। इसका काम होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर से कोई चीज अगर एंटर हो रही है उसको न्यूक्लियस तक पहुंचाने का काम कौन करता है, आपका ER करता है। बेटा ER का काम है चीजों को ट्रांसफर करना। किसी भी कोई भी अगर मटेरियल आपके सेल के अंदर अगर एंटर हो रहा है तो वो किसके थ्रू आएगा, ER के थ्रू आएगा। अब आपका जो ER है वो भी दो टाइप्स का होता है। पहला है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ होता है क्योंकि इसके अंदर राइबोसोम्स नहीं होते, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ होता है क्योंकि इसके अंदर राइबोसोम्स होते हैं। ये इस तरीके से होता है। स्मूथ आपका इस तरीके से होगा और ये तो है आपका स्मूथ, और रफ होगा वो इस तरीके से होगा। ये रफ इसलिए होगा क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है टू मेक, प्रोटीन को बनाना। राइबोसोम्स का फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस। और अब आपको ये तो पता चल ही गया कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना, मतलब प्रोटीन को बनाना। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक का भी कुछ काम होगा, तभी ये है, बिना काम के तो कोई है ही नहीं ना यहाँ पे। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है बेटा लिपिड सिंथेसिस। लिपिड सिंथेसिस, सिंथेसिस का मतलब टू मेक, किसी ना किसी चीज को बनाना। यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहे हैं प्रोटीन और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहे हैं लिपिड। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है किस चीजों को ट्रांसफर करना फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियस। एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ होती है क्योंकि इसके अंदर राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स का फंक्शन होता है प्रोटीन को बनाना, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है लिपिड को बनाना। अब ये स्मूथ क्यों है, क्योंकि इसके अंदर राइबोसोम्स नहीं है। इसको आप लिख लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइसोसोम्स की। लाइसोसोम्स आर द सुसाइडल बैक ऑफ द सेल भी बोलते हैं हम इनको। सुसाइडल स्टूडेंट्स, इनका काम होता है कि कोई भी अगर पॉइजनस आपके सेल में अगर बाई चांस अगर एंटर कर जाता है तो ये क्या करता है, उन पॉइजनस को अपने खुद मतलब अपनी स्ट्रक्चर के अंदर ले लेते हैं, अपनी बॉडी के अंदर ले लेते हैं और खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसलिए हम उनको बोलते हैं सुसाइडल बैक ऑफ द सेल। और फिर है हमारा नेक्स्ट गोल्जी बॉडी।
इसको डिस्कवर किया था कैमिलियो गोल्जी ने। इसका काम होता है, इस सेल ऑर्गेनेल का काम होता है एक तो कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करना, फंक्शन है इसका कन्वर्जन। इट कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स शुगर इनटू सिंपल शुगर। दूसरा इनका काम होता है पैकेजिंग करना, किसी भी चीज को स्टोर करना, उसको पैकेजिंग करना और मतलब एक वेसिकल्स में मतलब सैक्स में इसको स्टोर करके रखना। हेल्पिंग मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग। दूसरा इसके अंदर स्ट्रक्चर होती है सिस्टर्न, जिसको हम बोलते हैं सिस्टर्न। इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है ये। इनका काम होता है कुछ ना कुछ बनाना। अब गोल्जी बॉडी का मेन फंक्शन ये भी हम कह सकते हैं कि ये लाइसोसोम्स को बनाता है। इट सिंथेसिस लाइसोसोम्स, और ये सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल होता है, सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल। इसके सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन होती है और ये कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। हेल्प इन मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग में हेल्प करता है। और इसके अंदर एक सिस्टर्ने जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसका काम है लाइसोसोम्स को बनाना, लाइसोसोम्स को सिंथेसिस करना। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है, इसको आप राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल की हम बात कर रहे हैं, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल माना जाता है और ये सेमी ऑटोनॉमस भी होता है। अब देखिए समझिए इसको अच्छे से। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द, इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इट जनरेट, बिकॉज it generate energy in the form of ATP. देखिए हम ह्यूमन बींग्स ले लो, चाहे प्लांट्स ले लो, एनिमल्स ले लो, कुछ भी ले लो, सब जगह एनर्जी रिलीज कैसे होगी? एनर्जी रिलीज होगी जब सेल्स के अंदर रेस्पिरेशन होगा, रेस्पिरेशन के थ्रू आपकी एक एनर्जी रिलीज होगी जिसको हम बोलते हैं एटीपी। एटीपी एक एनर्जी की फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म में लिख देती हूँ, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एनर्जी रिलीज करना, किसकी फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। अगर माइटोकॉन्ड्रिया अगर नहीं होगा तो एनर्जी रिलीज नहीं होगी, और यू नो कि जब तक एनर्जी आपको नहीं मिलेगी तब तक आप कोई भी काम नहीं कर पाओगे, इसलिए इसको हम मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं। दूसरा ये क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल। फिर इसके पास एक खास बात और है कि इसके पास खुद का डीएनए होता है। इट हैव इट्स आउन डीएनए। इसके पास खुद का डीएनए, तो आप खुद समझ जाओ कि इसके पास डीएनए है तो मतलब ये कैरेक्टर्स को खुद अपने आप ट्रांसफर कर सकता है दूसरी जनरेशन के पास में। फिर अब इसके पास खुद का डीएनए है, इसलिए हम इसको सेमी ऑटोनॉमस बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेमी ऑटोनॉमस।
सेमी ऑटोनोमस का मतलब ये है, इसको चलो आप डेली लाइफ का एग्जांपल लो, जैसे कि मान लीजिए आपके बड़े भाई बहन होंगे घर पे, अब वो कुछ ना कुछ डिसीजन अपने आप भी लेते हैं। सारे डिसीजन, ये तो नहीं कि आपके पेरेंट्स से पूछ के ले, कुछ डिसीजन अपने आप लेते हैं। इसका मतलब यही है कि सेमी ऑटोनोमस का मतलब ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया कुछ काम अपने आप कर लेता है बिना न्यूक्लियस की इजाजत के बिना। सेमी ऑटोनोमस का मतलब ये है कि कुछ काम खुद कर लेना बिना किसी की परमिशन के बिना। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। इसको आप लिख लेना, वीडियो को पॉज करके मैं आगे बता रही हूँ। अब बात करते हैं हम वॉक्यूल्स की। वॉक्यूल्स आर लार्ज इन प्लांट सेल but small in animal cell। देखिए समझिए कि वॉक्यूल्स का, देखो वॉक्यूल्स का काम है स्टोरेज करना। ये चीजों को क्या करता है, स्टोर करता है। इसका फंक्शन है हेल्प इन स्टोरेज। सबसे इसका मेन फंक्शन स्टोरेज का ही है। इसकी जो साइज होती है वो प्लांट सेल में तो होती है छोटी और एनिमल सेल में होती है, सॉरी इसकी जो साइज है, वॉक्यूल्स की जो साइज है वो बड़ी होती है प्लांट सेल में और छोटी होती है एनिमल सेल में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारे पास प्लास्टिड्स। देखिए प्लास्टिड्स का काम है लीफ को ग्रीन कलर प्रोवाइड करवाना। अब आपको पता है कि लीफ का कलर ग्रीन क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। Plastids are present in leaf। ये आपका प्लास्टिड लीफ में भी होता है, अदर पार्ट जैसे कि कलरफुल पार्ट जो होता है ना प्लांट का, जैसे कि फ्लावर हो गया, ये फ्लावर में प्रेजेंट होता है। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन colorful part of the plant। स्टूडेंट्स पहले आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे बता दूंगी आपको। अब आपका प्लास्टिड है, देखो प्लास्टिड का काम है, प्लास्टिड सिर्फ आपके प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि प्लास्टिड का काम है प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए एबल करना। देखिए प्लास्टिड जो है आपका 3 टाइप्स का होता है। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट, तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है आपके लीफ में प्रेजेंट होता है। इट इज प्रेजेंट इन लीफ में प्रेजेंट होता है और इसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। इट कंसिस्ट ऑफ अब इसके अंदर क्लोरोफिल होता है जिसकी वजह से प्लांट अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर पाते हैं। इट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आपको पता है स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है द प्रोसेस इन विच प्लांट मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल,
इन सब की मदद से प्लांट अपना खाना जो बनाते हैं उसी को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फिर है आपका क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट आपके कलरफुल पार्ट ऑफ द प्लांट में रहता है, जैसे कि दीज आर प्रेजेंट इन कलरफुल पार्ट ऑफ द प्लांट। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फ्लावर हो गया, फ्रूट हो गया, यहाँ पे आपका क्रोमोप्लास्ट होता है। फिर ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, ये एक वाइट कलर का होता है, इट इज वाइट इन कलर, ये वाइट कलर में होता है और इसका काम होता है स्टोर करना स्टार्च को। इट स्टोर स्टार्च इन इट। ठीक है, अब देखिए ये जो प्लास्टिड है इसको भी हम सेमी ऑटोनोमस बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस बिकॉज, इसको हम सेमी ऑटोनोमस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होता है। इसके पास खुद का इट हैव, बिकॉज इट हैव इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। अब इसके पास खुद के डीएनए और राइबोसोम्स होने का मतलब क्या हो गया कि डीएनए का काम होता है कैरेक्टर्स को इनहेरिट करना फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ठीक है, ये कैरेक्टर खुद अपने आप ट्रांसफर कर देगा। फिर राइबोसोम्स का काम क्या होता है, प्रोटीन को बनाना, प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है इनका, तो ये प्रोटीन भी अपने आप बना लेते हैं। ठीक है, आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसको आप एक बार राइट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे बताती हूँ। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल है हमारा सेंट्रियोल्स। देखिए स्टूडेंट, सेंट्रियोल्स का काम है ये सेल को एक तरह से स्केलेटन प्रोवाइड करवाते हैं। इट प्रोवाइड skeleton to सेल। ये सेल को स्केलेटन प्रोवाइड करवाते हैं और ये ओनली एंड ओनली एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। दीज आर प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल। फिर है हमारा लास्ट फाइनल राइबोसोम। इसका काम है, इस सेल ऑर्गेनेल का काम है प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम का काम है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब होता है प्रोटीन को बनाना, सिंथेसिस का मतलब होता है टू मेक, किसी भी चीज को बनाना। राइबोसोम्स का काम है प्रोटीन सिंथेसिस। अब हम लोग पढ़ेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस। आप इसको वीडियो को पॉज करके लिख लेना, मैं आगे बढ़ूंगी। प्लांट सेल, एनिमल सेल। देखिए स्टूडेंट्स, आपको मैं बता दूं कि आपको पता है कि प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकता। अब ये मूव नहीं कर सकता तो ये अपना आपको बचा भी नहीं सकता। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी आपके चेंजेस हो रहे हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मतलब समझ रहे हो आप कि बाहर कोई भी अगर मौसम का बदलाव हो रहा है तो उससे बचने के लिए प्लांट्स के पास क्या है ऐसा। अब देखिए प्लांट सेल का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है, वो आपको मैं बता रही हूँ। देखिए ये है प्लांट सेल। प्लांट सेल की जो आउटर कवरिंग होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल। फिर सेल वॉल के बाद में आती है आपकी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाद में आता है साइटोप्लाज्म। फ्लूइड मैंने बताया था कल आपको।
फिर आपका आता है न्यूक्लियस। इधर एनिमल सेल में हम आते हैं, इसकी आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन। फिर आते हैं इसमें साइटोप्लाज्म। फिर आता है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाद में आते हैं आपके सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, अब देखिए डिफरेंस क्या है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है और प्लांट सेल में सेल वॉल है। देखिए इसकी सेल वॉल की क्यों जरूरत है। जैसे कि आपको पता है अगर हमें गर्मी सर्दी लग रही है तो हम गर्मी सर्दी से खुद को बचा सकते हैं। अगर हमें सर्दी लग रही है तो हम कोई गर्म जगह जा सकते हैं या फिर स्वेटर वगैरह पहन सकते हैं। लेकिन क्या प्लांट्स गर्मी सर्दी आती है, अगर उनको सर्दी लग रही है तो क्या वो स्वेटर पहन लेंगे या फिर कोई गर्म जगह जा सकते हैं? नहीं, प्लांट्स मूव नहीं कर सकते, इसलिए इनके पास होती है सेल वॉल। सेल वॉल का काम है प्लांट्स को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बचाना। इट प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम एक्सटर्नल प्लांट को जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस से कौन बचा रहा है? सेल वॉल बचा रहा है। सेल वॉल कैसे बचा पा रहा है? क्योंकि ये क्या होता है, रिजिड इन नेचर, रिजिड एंड स्ट्रॉन्ग इन नेचर होता है। ये रिजिड और स्ट्रॉन्ग होता है नेचर में। इट इज रिजिड एंड स्ट्रॉन्ग इन नेचर। ये रिजिड और स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि ये किससे बनी हुई है? इट इज मेड अप ऑफ सेल वॉल is made up of cellulose। cellulose मतलब हो गया टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब देखिए सेल, प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है लेकिन एनिमल सेल में प्लांट सेल वॉल नहीं होती। सेल वॉल किससे बनी है? सेलुलोज से बनी है। सेलुलोज इज ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये प्लांट को रिजिड और स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है, फिर है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन मैंने आपको कल भी बताया था कि सेल मेम्ब्रेन का काम है कोई भी चीज, मतलब कोई भी मान लो कोई भी आपका मटेरियल जैसे गैसेस हो गई, आयंस हो गए, ये सब एंटर किसके थ्रू करे? सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। फिर हम प्लांट सेल की और एनिमल सेल में कुछ और डिफरेंस करते हैं। आपका प्लास्टिड, सेल ऑर्गेनेल प्लास्टिड है। एक बार पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। सबसे पहला डिफरेंस तो मैंने आपको बता ही दिया कि इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है, सेल वॉल इज प्रेजेंट, और एनिमल सेल में होता है सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल वॉल इज एब्सेंट। फिर है, हमने वॉक्यूल्स की बात करी थी जिसका काम होता है स्टोरेज करने का। तो प्लांट सेल के अंदर वॉक्यूल्स जो कैसे होते हैं? लार्ज इन साइज। वॉक्यूल्स आर लार्ज इन साइज बट एनिमल सेल में कैसे होते हैं? स्मॉल इन साइज। वॉक्यूल्स आर स्मॉल इन प्लांट सेल की जो सेल्स होती है वो लार्ज होती है और एनिमल सेल की जो सेल्स होती है वो थोड़ी छोटी होती है। सेल ऑफ प्लांट सेल इज लार्ज एंड सेल ऑफ एनिमल सेल इज स्मॉल। फिर हमने एक प्लास्टिड की बात करी थी, सेल ऑर्गेनेल, जिसका काम है फोटोसिंथेसिस में हेल्प करना। अब आपको पता है फोटोसिंथेसिस सिर्फ प्लांट करते हैं, हम थोड़ी सनलाइट से, CO2 से, वाटर से अपना खाना बनाते हैं, नहीं। फोटोसिंथेसिस सिर्फ प्लांट्स करते हैं, एनिमल्स नहीं करते, इसलिए प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल के अंदर होता है, एनिमल सेल के अंदर नहीं होता। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट बट इन एनिमल सेल प्लास्टिड्स आर एब्सेंट। फिर है
एक सेंट्रियोल्स की बात भी करी थी, मैंने बताया था सेंट्रियोल्स का काम होता है सेल को स्केलेटन प्रोवाइड करवाना। तो जो सेंट्रियोल्स हैं वो प्लांट सेल में तो एब्सेंट होते हैं, आर एब्सेंट एक्सेप्ट लोअर प्लांट्स। लोअर प्लांट्स में ही प्रेजेंट होता है। इसमें एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट। अब जो स्टोरेज फूड जो होता है प्लांट सेल के अंदर तो होता है स्टार्च, स्टोरेज फूड इज स्टार्च, और एनिमल सेल के अंदर स्टोरेज जो फूड रहता है वो होता है ग्लाइकोजन। स्टोरेज फूड इज ग्लाइकोजन। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। मेरी तरफ से ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।